तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बताते जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अमेरिका दौरे से पहले अचानक राहुल गांधी की न्यूयॉर्क में होने वाली है सबसे बड़ी रैली। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के यात्रा को खराब करने का है सबसे बड़ा प्लान? आखिर किन मंसूबों से राहुल गांधी मोदी जी से पहले जा रहे हैं अमेरिका, बताएंगे दोस्तों। विशेषज्ञों का क्या मानना है और राहुल का क्या है मोदी कनेक्शन, सारी जानकारी आपको बताएंगे। और साथ ही साथ बताएंगे एक बड़ी खबर, जहां हुआ था पहला परमाणु हमला, जापान के उसी शहर जा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। बेहद खास है ये दौरा। और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां इमरान खान की गिरफ्तारी को अमेरिका, सऊदी और चाइना की नफरत का अंजाम माना जा रहा है इनके द्वारा। साथ ही साथ कर्नाटक में मैं बनूंगा सीएम, खुद ये बात कही है दोस्तों। बताएंगे क्या हाल है कर्नाटक का सीएम को लेकर। और साथ ही साथ बिहार में नीतीश कुमार और बागेश्वर बाबा को लेकर बड़ी खबर दोस्तों, जहां आपस में वाद विवाद चलता नजर आया। तो सारी जानकारी बताएंगे, तो बनने का वीडियो का अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश का जमकर समर्थन करते और मानते कि भारतीय सेना में वो शौर्य, ताकत, बल, क्षमता, पराक्रम है जो किसी अन्य देश की सेनाओं में नहीं। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो बात करते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां पीएम मोदी जी के अमेरिकी दौरे से पहले राहुल गांधी की न्यूयॉर्क में होगी रैली। आखिर 10 दिन तक अमेरिका में क्या करेंगे राहुल गांधी और क्यों अचानक हुआ अमेरिका का दौरा, जबकि मोदी जी खुद जाने वाले हैं वहां। ऐसे में बता दें, कर्नाटक विधानसभा चुनाव में पार्टी को जीत दिलवाने के बाद कांग्रेसी नेता और वायनाड के पूर्व सांसद राहुल गांधी 31 मई को 10 दिनों के लिए यूएसए जाने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि 4 जून को राहुल गांधी न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में लगभग 5000 एनआरआईज की रैली को संबोधित करेंगे। इसके अलावा राहुल गांधी वॉशिंगटन और कैलिफोर्निया के पैनल डिस्कशन शिरकत करेंगे। साथ ही स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में बतौर स्पीकर लोगों के बीच उपस्थित होने की भी उम्मीद है। वो अपनी यात्रा के दौरान राजनेताओं और उद्यमियों से भी मुलाकात करेंगे। लेकिन दोस्तों इसमें सबसे बड़ी और खास बात यह है, राहुल गांधी की अमेरिकी यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 22 जून को होने वाले अमेरिकी यात्रा से पहले होने वाली है। पीएम मोदी का स्वागत अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनकी पत्नी जिल बाइडेन करेंगी। व्हाइट हाउस में एक राजकीय रात्रि भोज भी होगा। यहाँ तक कि जो बाइडेन ने खुद कहा है कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दिल से स्वागत करते हैं अमेरिका में, और वो काफी ज्यादा एक्साइटेड है, काफी ज्यादा हर्षोल्लास के साथ ये कहते नजर आए हैं कि पीएम मोदी जी आएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और हमने उनके लिए डिनर तक आयोजित किया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि पीएम मोदी जी के दौरे से पहले अचानक राहुल गांधी का यूएसए दौरा क्यों हो रहा है। मार्च 2023 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में लंदन में एसोसिएशन ऑफ जर्नलिस्ट द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में राहुल गांधी शामिल हुए थे। आप सभी को याद होगा, चैथम हाउस थिंक टैंक पर बातचीत सेशन के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि हर कोई जानता है और ये काफी खबरों में भी है कि भारतीय लोकतंत्र दबाव में है। मैं भारत में विपक्ष का नेता हूं, हम उस विपक्षी जगह को नेविगेट कर रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दौरे से पहले राहुल गांधी के अचानक दौरे को आप लोग किस वे में ले रहे हैं दोस्तों, और आप किस पर क्या राय होने वाली है कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। क्या कर्नाटक चुनाव जीतने के बाद राहुल गांधी अब अमेरिका में पीएम मोदी जी के यात्रा से पहले जाकर के क्या कोई बहुत बड़ा प्लान तैयार करने वाला है? इसमें आपकी जो भी राय हो दोस्तों बताइएगा जरूर। आज जितना ज्यादा उसके वीडियो को शेयर करेगा ताकि हर कोई अपनी राय रख सके। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जहां हुआ था पहला परमाणु हमला, जापान के उसी शहर जा रहे हैं इसी मई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। बेहद खास होने वाला है ये दौरा। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 से 21 मई तक जापान के दौरे पर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अपने जापानी समकक्ष किशिदा फूमियो के बुलावे पर जा रहे हैं। दरअसल जापान G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है। अपनी अध्यक्षता के तहत जापान ने भारत के प्रधानमंत्री को निमंत्रण भेजा था। अब पीएम मोदी जापान के हिरोशिमा में होने वाले इस सम्मेलन में शिरकत करेंगे। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री भागीदार देशों के साथ विभिन्न विषयों पर होने वाले G7 सत्रों में भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री शिखर सम्मेलन से इतर भाग लेने वाले कुछ नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। G7 दुनिया के 7 औद्योगिक देशों जैसे कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका का मंच है। भारत को इसमें विशेष अतिथि के तौर पर निमंत्रण मिला है। वाकई में ये भारत के लिए बड़े ही गर्व की बात है। हिरोशिमा की बात करें तो ये एक ऐसा ऐतिहासिक शहर है जिसने इतिहास का सबसे दर्दनाक चैप्टर देखा है। जी हाँ, अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर दुनिया का पहला परमाणु बम गिराया था। इससे शहर में भारी तबाही हुई और करीब 1,40,000 लोग मारे गए। अमेरिका ने 3 दिन बाद
नागासाकी शहर पर दूसरा बम गिराया जिसमें 70,000 लोगों की जान चली गई। पूरा का पूरा शहर बर्बाद हो गया था। इस विभीषिका के परिणाम आज भी इस नगर के लोग भुगत रहे और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसी शहर में जा रहे हैं, जी हाँ, जहां पहला ये परमाणु हमला हुआ था। वैसे में पीएम मोदी जी का ये बड़ा ही खास दौरा होने वाला है। ऐसे में आप सभी से रिक्वेस्ट दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जापान के लिए हैप्पी जर्नी जरूर कहिएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां इमरान और समर्थकों पर आर्मी एक्ट के तहत चलेगा मुकदमा। पाकिस्तान के पीएम शहबाज ने खाई कसम। क्या इमरान खान के पीछे हाथ धोकर पड़ गई है शहबाज की सरकार? क्या पाकिस्तान की आर्मी इमरान खान को फांसी या किसी भी प्रकार से मौत दिलवा कर रहेगी? आपको बता दें बड़ी खबर। लेकिन विशेषज्ञ भी ये मान रहे हैं कि इमरान खान की गिरफ्तारी अमेरिका, सऊदी और चाइना की नफरत का बहुत बड़ा अंजाम है। पाकिस्तान में एक हफ्ते से काफी अफरा तफरी मची हुई है। 9 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को गिरफ्तार किया गया। तहरीक इंसाफ बोले तो पीटीआई के प्रमुख इमरान के अरेस्ट होने के बाद अमेरिका की तरफ से सदी हुई प्रतिक्रिया दी गई। चीन ने इस पूरे मामले से दूरी बना ली है, तो वहीं सऊदी अरबिया ने इस पर कुछ ना ही कहना बेहतर समझा है। भारतीय इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व अधिकारी अविनाश मोहनाने ने वेबसाइट रेडिफ को दिए इंटरव्यू में पाकिस्तान और इमरान के हालातों पर खुलकर बात की। मोहनाने मानते हैं कि अमेरिका, सऊदी अरबिया और चीन इमरान को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। उनका मानना है कि यह देश रणनीतिक तौर पर चुप रहकर इमरान खान की गिरफ्तारी का समर्थन भी करेंगे और उन्हें कभी दोबारा पीएम नहीं बनने देंगे। जी हाँ दोस्तों, कई लोग ये भी कयास लगा रहे हैं कि हो सकता है पाकिस्तानी सेना ने इमरान की गिरफ्तारी अमेरिका, चाइना या फिर सऊदी अरबिया के इशारों पर की हो। मोहनाने का कहना है कि इमरान खान इन सभी देशों के दुश्मन है और इनमें से कोई भी देश नहीं चाहता कि वो सत्ता में वापस लौटे। उनका कहना है कि इन देशों के इशारों पर इमरान को गिरफ्तार करने की साजिश रची गई। लेकिन आपको क्या लगता है दोस्तों? अपनी राय अवश्य दीजिएगा इस मुद्दे पर। काफी गंभीर मुद्दा। और साथ ही साथ आपको बता दें, पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने मिलिट्री के साथ एकजुटता जताई है। 9 मई के हिंसक प्रदर्शन में जो भी शामिल था उसके खिलाफ शहबाज ने कड़ी कार्रवाई करने की कसम खाई है। पाकिस्तान की मिलिट्री और सरकार ने देश विरोधी तत्वों, उपद्रवियों और हमलावरों और अपराधियों के खिलाफ कोई नरमी न बरतने की नीति अपनाने का फैसला किया है और इमरान खान को सजा दिलवाने की बात कही जा रही है। ऐसे में जिस प्रकार से एक मंत्री ने यह कहा है कि किसी भी कीमत पर इमरान खान को फांसी होनी चाहिए, अब ऐसे में क्या पाकिस्तान की मिलिट्री इमरान खान को फांसी जैसी सजा दिलवाने में लगी हुई है या किसी भी अन्य रूप से उनको मौत की सजा दी जाएगी? ऐसे में पाकिस्तान में इन चीजों को आप बहुत बड़ी बात नहीं कह सकते। वहां पर फांसी दी जाना या किसी को मार देना कितना आसान है, भारत से बेहतर इसको कोई नहीं समझ सकता। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां चीन के बैक साइड में अहम कदम उठाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 22 मई को पापुआ न्यू गिनी में भारत प्रशांत द्वीप शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वो विकास और आर्थिक साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए कई उपायों की शुरुआत करेंगे। प्रशांत क्षेत्र जिसे चाइना अपना बैक साइड मानता है, उसमें भारत अपने पद चिन्ह का विस्तार करना चाहता है और यही वजह है कि चाइना के बैकयार्ड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक अहम कदम उठाने जा रहे हैं। इस शिखर सम्मेलन में प्रशांत द्वीप राष्ट्रों के 14 राजनेता भाग लेंगे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत क्षमता निर्माण और आपदा प्रबंधन के संबंध में अपनी सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने का इच्छुक है और यही वजह है कि 14 देश विशेष रूप से भारत के आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के मॉडल को अपनाने में रुचि रखते हैं। जी हाँ, चलते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां पर बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन ने कीव पर रशिया के भीषण हमले को कर दिया नाकाम। सभी 18 के 18 मिसाइलों को मार गिराया। जी हाँ, और रशिया को दिया चौंका। बता दें, रशिया और यूक्रेन के बीच जारी जंग में एक बार फिर रशिया ने यूक्रेन की राजधानी कीव को निशाना बनाकर ताबड़तोड़ मिसाइल हमला किया, लेकिन यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम ने रशिया की ओर से दागी गई सभी 18 मिसाइलों को मार गिराया। जानकारी के मुताबिक यूक्रेन की राजधानी कीव में मंगलवार तड़के रशिया ने हवा, समुद्र और जमीन से मिसाइल दागते हुए भीषण हमला किया। हमलों के दौरान कीव में सोमवार देर रात तेज धमाकों की आवाज सुनाई दी। हमलों में किसी के हताहत होने की अभी तक कोई सूचना नहीं है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि लगातार रशिया को यूक्रेन अब सदमा दे रहा है, चौंका रहा है, क्योंकि जब युद्ध शुरू हुआ था तो पूरे 1 साल तक रशिया ने यूक्रेन को चौंकाया, लेकिन पिछले 1 महीने से यूक्रेन रशिया को चौंका रहा है। यूक्रेन को पश्चिमी देशों से मिले हथियारों ने इस हमले को नाकाम करने में काफी मदद की है। हमले ऐसे समय में किए गए जब यूरोपीय नेताओं ने रशिया को युद्ध के लिए दंडित करने के नए तरीके खोजे हैं और चीन के एक दूत ने बीजिंग के शांति प्रस्ताव पर कार्रवाई की मांग की है। दोस्तों आपको बता दें, रशिया साइड से खबर आ रही है, जहां क्या भाड़े के लड़ाकों ने रशिया को दिया सबसे बड़ा धोखा। वैगनर बॉस को सबक सिखाएंगे क्या व्लादिमीर पुतिन? बता दें, क्या यूक्रेन युद्ध में लड़ने वाले भाड़े के लड़ाके वैगनर ग्रुप ने रशिया के
साथ विश्वासघात किया है? क्या वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को धोखा दिया है? पश्चिमी मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन ने रशिया के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात किया है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि इस साल जनवरी महीने में वैगनर ग्रुप ने यूक्रेन के सैन्य खुफिया निदेशालय बोले तो GUR को रूसी सेना की स्थिति का खुलासा करने की पेशकश की थी। जी हाँ, बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जहां रशिया के तेल से बने भारतीय ईंधन की यूरोपीय देशों में आयात पर लगेगी रोक। रिपोर्ट में बड़ा दावा। जी हाँ, यूरोपीय संघ ने कहा है कि भारत रशिया से तेल आयात करता है और ये सामान्य बात है, लेकिन रशिया के तेल से बने ईंधन का अगर यूरोपीय देश आयात करते हैं तो रशिया को इसका अप्रत्यक्ष रूप से लाभ होता है। अगर भारत में रूसी तेल से बने भारतीय ईंधन का आयात यूरोपीय देशों में बंद किया जाता है तो रशिया को अपने तेल और सस्ते दामों पर बेचने पर मजबूर होना पड़ेगा। यूरोपीय संघ बोले तो यूरोपियन यूनियन के विदेश नीति प्रमुख जोसेफ बोरेल ने एक इंटरव्यू में कहा कि भारत रूसी तेल खरीदता है, लेकिन ये सामान्य बात है, कोई दिक्कत नहीं। अगर रूसी तेल को यूरोप के प्रतिबंध के कारण भारत बहुत सस्ता तेल खरीद सकता है तो उचित है। रशिया को जितना कम पैसा मिले उतना ही अच्छा होगा, लेकिन उसने रशिया से तेल को यूरोप में डीजल सहित परिष्कृत ईंधन के रूप में पुनर्विक्रय करने पर रोक लगाने का आग्रह किया। उन्होंने आगे कहा कि अगर हमारे प्रतिबंधों से रशिया भारत को सस्ता तेल देने पर बाध्य होता है तो बेहतर होगा, क्योंकि रशिया को उसके तेल की जितनी कम कीमत मिले उचित होगा। लेकिन जिस प्रकार से भारत रशिया से तेल खरीद करके उसको ईंधन में बदलकर यूरोपीय देशों को बेच रहा है, हम उसकी निंदा करते हैं और उस पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है। ऐसे में इस पर आपकी जो भी राय हो दोस्तों कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। लेकिन उनका साफ कहना है कि भारत रशिया से तेल खरीदे, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर भारत इसी प्रकार से ईंधन बनाकर उसको बेचता रहा यूरोपीय देशों को तो रशिया को उसका लाभ मिलेगा और प्रतिबंध होने का फिर कोई फायदा ही नहीं रह जाएगा रशिया पर। ऐसे में बात करते हैं दोस्तों अगली खबर की, जहां पुलिस को देखते ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर दौड़ने लगे फवाद चौधरी। अपने कार से लगाई छलांग और तुरंत भाग गए अंदर कोर्ट के। जी हाँ, इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के बाहर आज पूरा नाटक देखने को मिला। इस नाटक को देखकर आप भी हंस पड़ेंगे। दरअसल पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी के नेता फवाद चौधरी अपनी रिहाई के बाद अदालत परिसर के अंदर भाग गए। मंगलवार को जैसे ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी रिहाई का आदेश दिया, फवाद चौधरी कोर्ट परिसर से बाहर आए और अपने सफेद SUV में बैठ गए। हालांकि कोर्ट के बाहर पुलिस को देखकर उसने जल्दी से कार का दरवाजा खोला और कार से अचानक कूदते हुए दौड़ते हुए अंदर भाग गए। जी हाँ, जो ये दर्शाता है कि फवाद चौधरी शहबाज की सरकार से कितना ज्यादा डरते हैं, और डरता वही है जो वाकई में चोर होता है। क्या इस कथन को आप भी सही मानते हैं दोस्तों? अपनी राय अवश्य दीजिएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां सीडीएस जनरल अनिल चौहान पहुंचे अमेरिका। भारत प्रशांत सुरक्षा बैठक में लेंगे हिस्सा। जी हां, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS जनरल अनिल चौहान अमेरिका की 4 दिवसीय यात्रा पर पहुंचे। ये उनकी पहली विदेशी यात्रा है। अमेरिका की यात्रा के दौरान CDS चौहान हिंद प्रशांत सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। साथ ही वैश्विक सैन्य शक्तियों अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के शीर्ष सैन्य अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि 3 दिवसीय आयोजन का शुभारंभ कैलिफोर्निया में सन्नी लैंड में हो रहा है। स्क्वाड सदस्य देशों के वरिष्ठ सैन्य कमांडर भारत प्रशांत सुरक्षा पर बैठक में भाग लेंगे। जनरल चौहान जी अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के शीर्ष सैन्य अधिकारियों के साथ बातचीत करने वाले हैं। पिछले साल अक्टूबर में प्रमुख रक्षा अध्यक्ष प्रमुख का पदभार संभालने के बाद जनरल अनिल चौहान की ये पहली अमेरिका यात्रा है। साथ ही साथ अगली खबर बता दें आपको, जहां भारत और बांग्लादेश ने 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम का किया शुभारंभ। जी हां, भारत और बांग्लादेश ने अपने संबंधों की मजबूती दर्शाते हुए 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम लॉन्च किया है। इस कार्यक्रम के तहत बांग्लादेश के 50 स्टार्टअप्स और भारत के 50 स्टार्टअप्स एक दूसरे के देश में यात्राएं करेंगे और साझा सहयोग का विस्तार देंगे। इसके अलावा व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देना, ज्ञान और अनुभव साझा करना तथा युवाओं का उत्साहवर्धन और उद्यम संबंधी सहयोग करना भी इस कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल है। बता दें, इस कार्यक्रम की परिकल्पना प्रधानमंत्री के द्वारा दोनों देशों के हाल के द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन के दौरान की गई थी। साथ ही साथ एक और खबर बता दें, जहां अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने कहा कि भारत आज दुनिया के सपनों को कर रहा है साकार। जी हां, भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने सोमवार को कहा कि भारत आज दुनिया के सपनों को मूर्त रूप दे रहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां से आते हैं, आपके माता पिता कौन है, आप किस धर्म का पालन करते हैं, आप कौन सी भाषा बोलते हैं। जो मायने रखता है वो ये है कि आपके दिल में सपने हो। गुजरात में गांधी आश्रम अहमदाबाद के साबरमती उपनगर में स्थित है और कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं का गवाह रहा है। गुजरात में गारसेटी ने कहा कि मैं अहमदाबाद में पहले से ही इस तरह के शानदार मेजबान होने के लिए सभी को धन्यवाद देना चाहता
चाहता हूँ। राष्ट्रीय राजधानी से दूर मेरी पहली यात्रा के रूप में मेरे लिए ये महत्वपूर्ण था कि मैं इस जगह यहाँ गुजरात में आऊँ जिसने इतने सारे नेताओं को जन्म दिया है। जी हाँ, इस देश के लिए इसने इतना वाणिज्य, इतना जुड़ाव, इतनी समृद्धि और इतनी शांति पैदा की है जो इस जगह से आई है। साथ ही साथ दोस्तों आपको अगली खबर बताते, जहाँ पाकिस्तान में इमरान समर्थकों ने नहीं बल्कि सरकार ने कराई थी हिंसा। पीटीआई चीफ का अब तक का सबसे बड़ा दावा बता दें। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी का मुखिया इमरान खान ने आरोप लगाया है कि बीते दिनों पाकिस्तान में हुई हिंसा के पीछे सरकार का ही हाथ है। इमरान ने आरोप लगाया कि उन्हें और उनकी पार्टी को बदनाम करने के लिए सरकारी एजेंसी के लोगों ने आगजनी और गोलाबारी की। पीटीआई चीफ ने कहा कि ये सब लंदन प्लान का हिस्सा है ताकि उनकी पार्टी पर प्रतिबंध लगाया जा सके। इमरान खान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में कहा कि हमारे पास इस बात के काफी सबूत है कि आगजनी और गोलीबारी सरकारी एजेंसियों ने और उनके लोगों ने की है जो चाहते थे कि तबाही हो और इसका आरोप पीटीआई पर लगाया जा सके, जिससे अब जो पीटीआई नेताओं की गिरफ्तारी को सही ठहराया जा सके और पीटीआई पार्टी को ही बैन कर दिया जाए। इमरान खान ने कहा कि सरकारी इमारतों और लाहौर में कॉप्स कमांडर के घर में आगजनी के पीछे भी सोची समझी रणनीति है। बहरहाल बात करते हैं अगली खबर की, जहां पीएम नरेंद्र मोदी जी के दौरे से पहले आई धार्मिक हिंसा पर अमेरिका की सालाना रिपोर्ट, भारत से की ये मांग। जी हां, भारत में धार्मिक आजादी पर अमेरिका ने फिर उगला जहर, अल्पसंख्यकों के खिलाफ लक्षित हमलों का लगाया आरोप। बता दें, अमेरिका ने एक बार फिर धार्मिक हिंसा को लेकर भारत को निशाना बनाने की कोशिश की है। एक तरफ भारत से प्यार की बात कर रहा है अमेरिका, तो दूसरी तरफ भारत पर ही निशाना साध रहा है। अमेरिकी विदेश विभाग ने धार्मिक स्वतंत्रता पर अपनी सालाना रिपोर्ट जारी की है। साल 2022 को लेकर जारी इस रिपोर्ट में भारत में मुसलमानों और ईसाइयों समेत धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमले की बात कही गई है। इस रिपोर्ट पर एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने कहा है कि अमेरिका चाहता है कि भारत लगातार हो रही धार्मिक हिंसा की निंदा करे। अमेरिकी अधिकारी का बयान ऐसे समय में आया है जब अगले महीने ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका की यात्रा पर जाने वाले हैं। एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर पत्रकारों को रिपोर्ट पर जानकारी देते हुए भारत की विशाल क्षमता की बात की और कहा कि वो लगातार हो रही धार्मिक हिंसा से दुखी हैं। अधिकारी ने कहा कि इन चिंताओं के संबंध में हम सरकार को हिंसा की निंदा करने और धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रति अमानवीय बयानबाजी करने वालों को जवाबदेह ठहराने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों ये बयान और ये रिपोर्ट इस समय जारी किया गया है जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका जाने वाले हैं। ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि ये कहीं ना कहीं मोदी जी के अमेरिकी यात्रा में रोड़ा पैदा कर सकता है? ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अमेरिका जाना चाहिए या नहीं? आप लोग क्या कहते हैं दोस्तों, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। देखते हैं भारत की जनता का क्या राय है। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां अचानक ब्रिटेन पहुंचे यूक्रेनी राष्ट्रपति सुनक ने मिसाइल और सशस्त्र ड्रोन देकर समर्थन दोहराया। बता दें, रशिया और यूक्रेन के बीच जारी जंग अभी थमती नहीं दिखाई दे रही और इसी बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति अपने देश के लिए समर्थन जुटाने में लगे हैं। इस बाबत वो पश्चिमी देशों का दौरा भी कर रहे हैं। इसी क्रम में वे सोमवार को ब्रिटेन पहुंचे, जहां ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने राष्ट्रपति जेलेंस्की का गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों नेताओं की इस मुलाकात के दौरान ब्रिटेन ने युद्धग्रस्त यूरोपीय राष्ट्र के लिए हवाई सहित सैन्य सहायता के साथ ही रक्षा मिसाइल और सशस्त्र ड्रोन की पेशकश करके अपने समर्थन की पुष्टि की है। गौरतलब है कि ब्रिटेन ऐसा चौथा यूरोपीय देश है जिसकी पिछले कुछ दिन में जेलेंस्की ने यात्रा की है। ब्रिटेन से पहले उन्होंने जर्मनी और इटली और फ्रांस की यात्रा की थी। रविवार यानी परसों राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से मिलने के लिए उन्होंने पेरिस की एक अघोषित यात्रा की थी। जी हाँ, चलते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां कर्नाटक में सिद्धारमैया या फिर शिव कुमार, राहुल गांधी किसके साथ? कर्नाटक का मुख्यमंत्री के रेस में कौन है सबसे आगे? बता दें, कांग्रेस के लिए शायद विधानसभा चुनाव जीतना आसान था, लेकिन कर्नाटक का मुख्यमंत्री कौन हो ये तय करना ज्यादा उलझन भरा हो गया है। सीएम तय करने के लिए 3 पर्यवेक्षक कर्नाटक भेजे गए, उसके बाद 2 सीएम बनाने की बात निकलकर सामने आई और सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार का नाम सामने आया। सोमवार को दिन भर इसे लेकर माथापच्ची चली, लेकिन सीएम का नाम तय नहीं हो सका। फिर मंगलवार को दोनों दावेदारों ने अलग अलग कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। एक तरफ जहां डीके शिव कुमार ने पहले खड़गे से मुलाकात की और दावा किया कि उन्हें ही सीएम बनाना जाना चाहिए, तो वहीं उसके बाद खड़गे से मिलने पहुंचे सिद्धारमैया ने भी अपना पक्ष खड़गे के सामने रखा। सिद्धारमैया ने कहा कि ज्यादातर विधायकों का समर्थन मेरे साथ है। पार्टी ने पहले भी कहा था कि जिसके साथ एमएलए का समर्थन होगा सीएम वही होगा, तो मेरे साथ विधायकों का समर्थन है तो सीएम मुझे होना चाहिए। सिद्धारमैया ने आगे कहा कि सीएम रहते हुए मैंने स्थिर सरकार दी है। पार्टी ने जो जनता से वादे किए उन सभी को मैंने पूरा किया। मुझे राज्य में 13 बार बजट पेश करने का अनुभव है। जो 5 गारंटी पार्टी को पूरी करनी है वो मेरे द्वारा ही संभव। ऐसे में अगर मैं सीएम बना तो 2024 के चुनाव में राज
की सामाजिक समीकरण कांग्रेस के पक्ष में रहेगा। ऐसे में आपको बता दें कि ये रात तक भी क्लियर नहीं हो पाया है कि कौन होगा कर्नाटक का सीएम। बहरहाल अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि सिद्धारमैया या शिव कुमार, तो आप लोग क्या कहेंगे दोस्तों, अपनी राय अवश्य दीजिएगा। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, जहां बिहार से बड़ी खबर, बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री लगाएंगे बिहार में बीजेपी का बेड़ा पार। नीतीश कुमार से लेकर लालू यादव तक क्या कुछ बोले बता दें। बाबा बागेश्वर के बिहार दौरे को लेकर सियासत गर्मा गई है। एक तरफ बीजेपी खुलकर बाबा के समर्थन में बैटिंग कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन ने बाबा के बॉयकॉट का मोर्चा संभाल लिया। क्या बाबा के जरिए बीजेपी 2024 के लिए हिंदुत्व की छतरी तले महागठबंधन के जातीय गुणा गणित को तोड़ने की कोशिश कर रही है। बाबा बागेश्वर का बिहार में जोरदार स्वागत हुआ। होटल से निकलते वक्त हजारों की संख्या में लोग बाबा की एक झलक पाने के लिए तपती दोपहरी में बेकरार दिखे। पटना शहर से करीब 20 से 25 किलोमीटर दूर जिस नौबतपुर में पंडाल सजा है, वहां लाखों की भीड़ बाबा को सुनने पहुंची। बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि आजादी की लड़ाई के बाद सबकी सहमति से संविधान बना। राष्ट्रपिता की ओर से किए गए नामकरण को सभी को स्वीकार करना चाहिए। जो लोग बोल रहे हैं, यानी बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री बोल रहे हैं, क्या उनका उस समय जन्म हुआ था? हम सब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को मानते हैं, हम उसी के आधार पर काम कर रहे हैं। हमको आश्चर्य होता है जो ऐसा बोलते हैं। क्या जरूरत है ऐसा बोलने की? हिंदू मुस्लिम सब है यहाँ, सबको अपने ढंग से पूजा करने का अधिकार है, सब धर्म मानने का अधिकार है, संविधान सबकी सहमति से बना है। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि कर्नाटक चुनाव में बीजेपी का सफाया हो गया है। बाबा कौन चीज है? वो कोई बाबा है। वहीं बिहार सरकार के मंत्री तेज प्रताप यादव ने कहा कि बाबा बिहारियों को गाली देने का काम कर रहे हैं। बिहार में कृष्ण राज्य है, यहाँ महागठबंधन का राज है। भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं से पूर्ण थे और राम जी 14 कला से ही पूर्ण थे। ये सब देश को तोड़ने के लिए राजनीति की जा रही है। जनता ने कर्नाटक में परिणाम दे दिया है। तो वहीं दोस्तों, बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने बाबा का बचाव करते हुए कहा था कि मैं 13 से 17 मई तक पटना में बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित रहूंगा। राज्य के शिक्षा मंत्री की को शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने रामचरितमानस का अपमान किया है। बाबा बागेश्वर जो सनातन धर्म के संरक्षक हैं, उन्होंने अपना जीवन देश की भलाई के लिए समर्पित किया है। यदि आपने उन्हें छूने की हिम्मत की तो आपका ही नुकसान होगा। बहरहाल दोस्तों, बिहार में हो रहा है बागेश्वर धाम बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पर आपकी क्या राय होने वाली है दोस्तों, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। देखते हैं भारत की जनता क्या कहती है। साथ ही साथ बात करें अगली बड़ी खबर की, जहां यूपी के सीएम योगी ने किया बड़ा ऐलान। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की हो गई बल्ले बल्ले। जी हां, उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए राज्य कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बड़ी राहत दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ते में वृद्धि का ये लाभ 1 जनवरी 2023 से जोड़कर मिलेगा। सरकार के इस फैसले से 16,35,000 कर्मचारियों और 11 लाख पेंशन भोगियों को फायदा मिलेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके इस फैसले की जानकारी दी। आप ये ट्वीट देख पा रहे होंगे, योगी जी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया गया है। ऐसे में सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स की बल्ले बल्ले हो गई है। जी हाँ, साथ ही साथ दोस्तों, ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अपने भाई बंधुओं में, दोस्तों में, व्हाट्सएप, फेसबुक के जरिए शेयर जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत जरूर लिख दीजिएगा। और यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।